हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। स्वागत है आप लोगों का केसी जोन के इस यूट्यूब प्लेटफॉर्म पे। मैं नवीन सिंह आज आप लोगों के सामने क्लास 10th के मैथमेटिक्स का एक चैप्टर है ट्रिग्नोमेट्री। ट्रिग्नोमेट्री के बारे में अक्सर ऐसा कहा जाता है कि ये बहुत से बच्चों के लिए सरदर्द का काम करता है, क्योंकि इस चैप्टर के बारे में आपको बताऊं थोड़ा सा। ठीक है, ये चैप्टर जो है क्लास 10th में ही आपको देखने के लिए मिलता है, मतलब क्लास 10th से ऊपर, क्लास 10th 11th फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर यहाँ से स्टार्ट होता है। तो क्लास 10th से इसकी स्टार्टिंग होती है। इसके पहले आपने ट्रिग्नोमेट्री नहीं पढ़ा होगा। क्लास 9 क्लास 8 इनमें देखने के लिए नहीं मिलता है। बाकी चैप्टर्स देखने के लिए मिल जाते हैं, जैसे पॉलिनोमियल हो गया, लीनियर इक्वेशन हो गया, क्वाड्रेटिक हो गया, सर्कल हो गया, ट्राइंगल हो गया, सरफेस एरिया, वॉल्यूम, स्टैटिस्टिक्स, प्रोबेबिलिटी, ये सब देखने के लिए पहले मिला होगा। लेकिन ट्रिग्नोमेट्री आपके सामने पहली बार आता है और थोड़ा कॉन्सेप्चुअल होता है और फॉर्मूला बेस्ड होता है। इसीलिए हम लोग ट्रिग्नोमेट्री स्टार्ट करेंगे आज से। मेरा यकीन मानिए, अगर इस लेक्चर को आप पूरा देख लेते हैं तो आपका कॉन्सेप्ट सारा का सारा क्लियर हो जाएगा और सारे फॉर्मूले आपको अच्छे से याद हो जाएंगे। मैं बेसिक से बेसिक ट्रिक बताऊंगा, कोशिश करूंगा अपनी तरफ से इस चैप्टर को पूरे अच्छे तरीके से समझाने की। जितना हो सकेगा उतना अपना हम देंगे 100%। बाकी आप पे डिपेंड करता है कि आप किस तरीके से इस चैप्टर को समझते हैं। मेरा काम है समझाना, मैं अपना काम करूंगा। आपका काम है चुपचाप बैठ करके प्रैक्टिस करते रहना और जो चीजों को मैं बताऊं उनको अच्छे से समझ करके लिखते रहना। ठीक है, कॉपी पेन निकाल लीजिए और चीजों को लिखना स्टार्ट करिए। चलिए स्टार्ट करते हैं। चैप्टर है ट्रिग्नोमेट्री, हिंदी में त्रिकोणमिति, क्लास 10th मैथमेटिक्स, चैप्टर 8 है, मेरे हिसाब से चैप्टर 8 है। टारगेट टू कवर ऑल कॉन्सेप्ट, इसके सारे कॉन्सेप्ट्स को इस वीडियो में कवर कर दिया जाएगा। ठीक है, और ये पहला लेक्चर आपका। सेकंड लेक्चर में हम लोग क्वेश्चंस को टैकल करेंगे। चलिए चलिए सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि ट्रिग्नोमेट्री रेशियोज का कलेक्शन है। ट्रिग्नोमेट्री में रेशियोज का कलेक्शन होता है। वो रेशियोज क्या होते हैं, कितने होते हैं, देखिए टोटल 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज होते हैं, त्रिकोणमितीय अनुपात होते हैं। उन्हीं 6 से स्टार्ट करते हैं। तो हेडिंग लगा लेंगे आप लोग। पहला हेडिंग ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज। ठीक है, हिंदी में बोलते हैं त्रिकोणमितीय अनुपात। त्रिकोण मितीय अनुपात। कितने त्रिकोणमितीय अनुपात होते हैं, टोटल 6 होते हैं। लिख लीजिए। और पहली बात, इनको ऐसे नहीं याद करना है, सीक्वेंस में याद करना है। जैसे मैं बताऊंगा उस तरीके से याद करना है, बिल्कुल सीक्वेंस में। तो इसमें से पहला क्या होगा, पहले को हम बोलेंगे साइन थीटा। थीटा क्या है, थीटा यहाँ पे एंगल है। अब देखिए, थीटा भी हो सकता है, अल्फा भी हो सकता है, बीटा भी हो सकता है, ए बी सी कुछ भी हो सकते हैं। ठीक है ना, अपने हिसाब से हम रखेंगे। यहाँ थीटा हम लेके चलते हैं। दूसरी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो क्या होगी, कॉस थीटा। तीसरा क्या होगा, टेन थीटा। चौथा क्या होगा, कॉट थीटा। पांचवा क्या होगा, सेक थीटा। और छठवां जो होगा वो होगा कॉसेक थीटा। टोटल 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो होते हैं। ये इनका सीक्वेंस है, आप ऐसे इनको याद करेंगे। ठीक है, पहला साइन, दूसरा कॉस, तीसरा टेन, कॉट, सेक, कॉसेक, ऐसे याद कर लेना है। अब देखिए, याद रखिएगा, ये तो पहला हेडिंग था कि कितने ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज होते हैं। तो टोटल 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज होते हैं, उनको सीक्वेंस में आप याद कर लेंगे। पॉइंट नंबर 2 क्या कहता है, लिखिए, इनमें कुछ व्युत्क्रमों का संबंध होता है, इनमें कुछ रेसिप्रोकल रिलेशन होते हैं। उन रिलेशनों को समझिए। ठीक है, तो हेडिंग लगाएंगे रिलेशन बिटवीन ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज एंड
सॉरी, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज है डिफाइन। रेसिप्रोकल, रेसिप्रोकल ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज क्या होंगे? रेसिप्रोकल ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज ध्यान से समझिए। देखो साइन जो होता है ना, साइन का उल्टा कौन होता है? कॉसेक। सबसे ऊपर वाला सबसे नीचे वाले का उल्टा, सेकंड वाले का उल्टा सेकंड लॉ, सेकंड लास्ट, इसका ये उल्टा। तो साइन का उल्टा कौन होगा? साइन का उल्टा होगा कॉसेक, ठीक है। कॉस का उल्टा कौन होगा? सेक। और टेन का उल्टा कौन होगा? कॉट होगा। ऐसे याद रखेंगे। तो कैसे लिखेंगे इसको? लिखेंगे साइन थीटा इज इक्वल टू, साइन का उल्टा कौन है? कॉसेक। उल्टा का मतलब जैसे मैं पूछूं आपसे कि 2 का उल्टा क्या होगा, रेसिप्रोकल क्या होगा, तो आप बोलेंगे 2 है तो इसका उल्टा कितना होगा? 1/2। क्यों? क्योंकि 2 को बाई 1 लिखा जा सकता है, और रेसिप्रोकल का मतलब होता है अंश हर में चला जाए और हर अंश में चला जाए, मतलब न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में चला जाए और डिनोमिनेटर जो है न्यूमरेटर में आ जाए। तो ये हो जाएगा, यानी कि 2 का जो रेसिप्रोकल है 1/2 है, ठीक है। ऐसे ही रेसिप्रोकल का मतलब 1 अपॉन करके लिखना, ठीक है ना, मतलब कि अगर नीचे कुछ नहीं है तो 1 अपॉन करके लिखना। ये अगर पूछता कि 2/3 का रेसिप्रोकल क्या होगा, मतलब उल्टा क्या होगा, तो हम बोलते कितना होगा? 3/2। बात समझ में आ रही है? तो ये इसका रेसिप्रोकल है, तो ये बात है। तो साइन का रेसिप्रोकल क्या होगा? साइन का रेसिप्रोकल होगा 1/cosec थीटा। क्यों? क्योंकि cosec साइन का क्या होता है? उल्टा होता है। लिखते चलेंगे इनको साथ में। अच्छा बताओ, अगर साइन cosec का उल्टा है तो cosec का उल्टा क्या होगा? साइन। साइन का उल्टा cosec, तो cosec का उल्टा साइन। तो इस तरीके से लिखेंगे cosec थीटा इज इक्वल टू 1/sin थीटा। आगे बढ़ते हैं, cos का उल्टा क्या होगा? sec। तो क्या लिखेंगे? cos थीटा इज इक्वल टू 1/sec थीटा। याद रखिएगा ये रेसिप्रोकल रिलेशन है किसमें? ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज में। यह त्रिकोणमितीय अनुपात का व्युत्क्रम क्या है? संबंध है, ठीक है। ऐसे ही फिर आगे बढ़ते हैं, देखिए साथ साथ लिखते चलेंगे इनको। पढ़े हो अच्छी बात है, लेकिन फिर भी क्योंकि ये जो कॉन्सेप्ट है ना, ये प्रूफ करने वाले क्वेश्चन जो होते हैं उनमें इंप्लीमेंट होते हैं। तो याद रखिएगा कि प्रूफ अगर, क्योंकि प्रूफ करने वाला जाहिर सी बात है क्वेश्चन आएगा आपके एग्जाम में। जब प्रूफ करने वाले क्वेश्चन आएंगे तो उनको, उनके अगर उनका सॉल्यूशन निकालना है, अगर उनको प्रूफ करना है, तो ये सारे प्रोसीजर आपको पता होने चाहिए, उसके लिए भी है। चलिए फोर्थ क्या होगा ये बताइए? कॉस का उल्टा सेक, तो सेक का उल्टा क्या चीज? कॉस। फिर बात समझिए, पांचवा पॉइंट, टेन का उल्टा कौन होगा? कॉट, 1/cot थीटा। फिर कॉट थीटा का उल्टा क्या लिख देंगे? 1/tan थीटा। नोट कर लीजिए इनको, इन सबको नोट कर लीजिए, ये आपके हैं। देखो आगे, उल्टा पता चल गया कौन किसका उल्टा होता है। मैंने 2 पॉइंट बताया, पहले 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज कौन कौन से होते हैं, फिर दूसरा मैंने बताया कि इनके रेसिप्रोकल्स में क्या रिलेशन होता है। बड़ी इंपॉर्टेंट है पॉइंट्स, ठीक है ना, ध्यान से समझते चलिए। फिर क्या होगा? अब ध्यान से समझेंगे अगला पॉइंट, पॉइंट नंबर 3। पॉइंट नंबर 3 क्या कहता है? अब रिलेशन बिटवीन ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज एंड साइड्स, ठीक है। भुजाओं और त्रिकोणमितीय अनुपातों में संबंध। भुजाएं क्या होती हैं? सबको पता है कि जो ट्रिग्नोमेट्री है वो अप्लाई किस पे होता है? राइट एंगल ट्रायंगल पे, यानी कि समकोण त्रिभुज पे। तो समकोण त्रिभुज है तो उनकी कुछ भुजाएं भी होंगी, इस तरीके से समझेंगे, ठीक है। समकोण त्रिभुज है तो उनकी कुछ भुजाएं भी तो होंगी। मान लेते हैं एक क्या है? समकोण त्रिभुज है, ठीक है, एक समकोण त्रिभुज है।
अच्छा बताओ 90 का एंगल कहाँ बनेगा? 90 का एंगल बनेगा यहाँ पे, समकोण यहाँ है। इस हिस्से को क्या बोलते हैं? राइट एंगल। और इस त्रिभुज को क्या बोलेंगे? राइट एंगल ट्राइंगल, समकोण त्रिभुज, इसको बोलते हैं समकोण। समकोण का मतलब 90 डिग्री, 90 अंश। अब सुनिए, इस भुजा को नाम दे दीजिए ए, इसको बी और इसको सी। तो सी कहाँ है? राइट एंगल पे है। बात समझ आ रही है? जो सी पॉइंट है ना, उसी पे राइट एंगल बना हुआ है, ठीक है ना। तो इस तरीके से बोल देंगे एंगल सी इज राइट एंगल, समकोण है। बात समझना? तो अब देखो, जो थीटा लाई करता है ना, पहली बात थीटा यहां नहीं लाई कर सकता, क्यों? क्योंकि 90 अवेलेबल है पहले से। तो या तो हम थीटा को यहां रख दें या फिर हम थीटा को यहां रख दें। तो अगर इसको मैं थीटा 1 ले लूं और इसको मैं थीटा 2 ले लूं, मेरी बात ध्यान समझिएगा, तो होगा क्या? पहली बात एक चीज हमेशा याद रखिएगा आप लोग कि थीटा 90 के सामने वाली जो साइड होती है उसको क्या बोलते हैं? उसको बोलते हैं हाइपोटेनस। हिंदी में क्या बोलते हैं? कॉर्ड। ये जो भुजा होती है ना, ये इस त्रिभुज की सबसे बड़ी भुजा होती है। क्यों? क्योंकि इस त्रिभुज की सबसे बड़ी जो कोण होती है वो यहां है। तो ऐसा आप लोग ट्रायंगल जब पढ़ते होंगे, ट्रायंगल जब पढ़े होंगे या मैं आगे पढ़ाऊंगा तो बताऊंगा कि ट्रायंगल में सबसे बड़ी कोण के सामने वाली भुजा क्या होती है? सबसे बड़ी होती है, ठीक है, वही बात है। तो सबसे बड़ी कोण कौन सी है इसमें? 90 अंश वाली। तो उसके सामने की जो भुजा होगी वो सबसे बड़ी होगी, ये कोण होता है। अच्छा, इसको क्या बोलते हैं? जो परपेंडिकुलर, यानी कि अगर मैं थीटा इसको मान लिया, बात समझना मेरी, मान लो मैंने थीटा 1 को लेकर के चल रहा हूं मैं, तो थीटा 1 के सामने, यानी कि जो थीटा हमने माना उसके सामने हमेशा क्या होता है? परपेंडिकुलर होता है। परपेंडिकुलर, जिसको क्या बोलते हैं? लंब बोला जाता है हिंदी में। और थीटा और 90 डिग्री जिस साइड पे रुके होते हैं ना, जिस साइड पे टिके होते हैं, उनको बोला जाता है आधार। आधार का मतलब होता है इंग्लिश में बेस। बेस, हाइपोटेनस, परपेंडिकुलर और बेस। सुनो, 3 साइडें होती हैं, तीनों साइडों के बारे में आपको पता होना चाहिए। एक होता है परपेंडिकुलर, एक होता है हाइपोटेनस और एक होता है बेस, ठीक है। इन्हीं भुजाओं में रिलेशन बनाना है। तो देखिए, सारे ट्रिग्नोमेट्रिक जो रेशियोज होते हैं ना, जैसे साइन थीटा, ठीक है, कॉस थीटा, टेन थीटा, कॉट थीटा, सेक थीटा और कॉसेक थीटा, ये जितने भी साइड्स हैं, सॉरी रेशियोज हैं, इनका साइड से क्या रिलेशन होगा, इसके लिए एक ट्रिक होता है। सबको पता होगा वो ट्रिक, अगर नहीं पता होगा तो यहां देख लीजिए क्या ट्रिक होता है। याद रखिएगा, जो ट्रिक होता है वो इंग्लिश वालों बच्चों के लिए अलग और हिंदी वाले बच्चों के लिए अलग। मैंने फेयरली काम किया है, ठीक है। तो एक होता है लाल बटे कक्का, कक्का, ये है हिंदी मीडियम वाले बच्चों के लिए। इंग्लिश मीडियम वाले बच्चे क्या यूज करेंगे? वो यूज कर सकते हैं PH, BH और PV, ठीक है ना। जब वीडियो को देखिएगा तो अपने मन मन में इन शब्दों को बोलना है, ताकि वो फीलिंग लगे कि हाँ मैं सही में ऑनलाइन नहीं ऑफलाइन क्लास में। समझ आ रही है? स्पेशली सोनू घाट वाले बच्चे अब समझिएगा, लाल बट्टे कक्का पर। और ये क्या होता है? PH, BH, PV, ठीक है, ऐसे ही ऑफलाइन में भी पढ़ाया जाता है। बात समझ में आ रही है? चलिए देखिए, तो ये क्या मैंने लिख दिया, सुनिए। ये जो पहला मैंने लिखा है ना, ये जो पहला वाला है, ये होता है साइन थीटा के लिए। बात समझते चलना। ये जो दूसरा मैंने लिखा है ना, ये होता है कॉस थीटा के लिए। पहले कौन आता है? पहले आता है साइन, फिर कौन आता है? कॉस, फिर टेन। तो ऐसे ही साइन, कॉस और टेन, ये होता है टेन थीटा के लिए। सेम अप्रोच इंग्लिश वालों के साथ, ये बाबू साइन के लिए होता है, ये कॉस के लिए होता है और ये टेन के लिए ट्रिक होता है। याद रखना, ये ट्रिग्नोमेट्री एकदम बेसिक से है और बेसिक से हम एडवांस लेवल की तरफ जाएंगे। बात समझ में आ रही है? हम लोगों का टारगेट है कि हम लोगों के हाथ से मैथमेटिक्स का कोई चैप्टर स्लिप ना हो। बोर्ड में कैसे अच्छे मार्क्स लेकर के आने हैं, इसका एक स्ट्रेटेजी है बाबू, पढ़ के ही आ सकता है। दुनिया का कोई मोटिवेशन आपको अच्छे मार्क्स लाने में
हेल्प नहीं करेगा, सिर्फ सेल्फ मोटिवेशन होना चाहिए। मोटिवेशन क्या होना चाहिए? मुझे पढ़ना है चाहे जैसे भी पढ़ना है, ठीक है, ये एक तरीका है। बाकी आप ढूंढ लें जितना भी मोटिवेशन, बेटा सेल्फ मोटिवेशन से बड़ा कोई मोटिवेशन नहीं होता है, ठीक है ना। माँ बाप को देखिए कितना मेहनत करते हैं माँ बाप, उनकी कंडीशंस को देखिए। अच्छा ये बताओ, जो माँ बाप होते हैं वो सुबह सुबह उठ करके आप ही लोगों के लिए तो खाना बनाते हैं, आप ही लोगों के लिए सारा वो काम करते हैं, हर एक काम। उनकी दिनचर्या आप लोगों के लिए स्टार्ट होती है। वो अगर खुद के लिए करना होता ना तो उनको ज्यादा दिक्कत नहीं होता। आप लोगों के लिए वो मेहनत कर रहे हैं, निस्वार्थ मेहनत। कल को आप फ्यूचर में अगर आप उन्हें कुछ भी ना देना तो बाबू कुछ कंप्लेन वम्प्लेन नहीं करेंगे आपसे। उनको ये चाहिए कि मेरा बेटा जो है वो सक्सेस हो जाए या मेरी बेटी जो है वो सक्सेस हो जाए, ठीक है। इसीलिए माँ बाप डांटते हैं आपको, इसलिए अब माँ बाप जो है आपको बोलते हैं। बात समझ में आ रही है? माँ बाप नहीं चाहते हैं कि मेरा जो बच्चा है वो परेशान हो फ्यूचर में, क्योंकि वो देश दुनिया आपसे ज्यादा देखे हुए हैं, उनको पता है ये सारी बातें। बात समझ में आ रही है? तो फ्यूचर आपकी अच्छी रहे, आप अच्छे पोस्ट पे रहें, आप अच्छे जगह पे रहें, आप अच्छा एक ह्यूमन बीइंग बन करके रहें, ये उनको चाहिए होता है। माँ बाप क्यों चाहते हैं आपसे? उनकी एक्सपेक्टेशंस हमेशा आपसे हाई रहती हैं, ठीक है ना। हमेशा वो उम्मीद बना के बैठे रहते हैं कि इस बार अच्छा करेगा, इस बार अच्छा करेगा। तो बोर्ड्स, मैं बताऊं क्लास 10 वाले बच्चों को, बोर्ड्स आपके पास एक ऐसा मौका है जिसमें आप अपने माँ बाप के सपनों को एक धार दे सकते हैं, मतलब एक बेस सेटअप कर सकते हैं कि हाँ अब यहाँ अच्छे मार्क्स ला करके मैं यहाँ से जो है अब आप लोगों के जो ड्रीम्स हैं उनको कंप्लीट कर सकता हूँ या कर सकती हूँ। दैट इज अ बिग मोमेंट फॉर योर पेरेंट्स। वेट रहेगा उनका रिजल्ट के दिन, ठीक है ना। रिजल्ट वाले दिन आप लोगों में से किसी का भी चेहरा लटका नहीं होना चाहिए, किसी के भी चेहरे पे सैडनेस नहीं होनी चाहिए। बात समझ में आ रही है? और अगर उस दिन को अपने दिन बनाना है, यानी कि रिजल्ट वाले दिन को अगर जीतना है, देन यू हैव टू फाइट वेरी वेल। आपको बहुत मजबूती के साथ लड़ना पड़ेगा। बात समझ में आ रही है? बोर्ड्स क्या है बहुत, देखिए बोर्ड्स में क्या समस्या होता है ना, ये मैराथन है, एक दिन में नहीं होता है। जैसे आपको पढ़ना तो है, पढ़ना बहुत सारी चीजें हैं, मैथमेटिक्स पढ़ना है, साइंस पढ़ना है, सोशल पढ़ना है, हिंदी पढ़ना है, इंग्लिश पढ़ना है, किसी में ड्राइंग है, किसी में क्या है कंप्यूटर है, तो इन सारे सब्जेक्ट से लड़ना है। लेकिन कितने दिन के लिए? पूरे 1 साल के लिए। बात समझ में आ रही है? अप्रैल से बैच स्टार्ट होता है न्यू फ्रेशर्स वाला, और एग्जाम कब होता है? वही मार्च, फरवरी, मार्च, अप्रैल में। यानी कि जो हमने पहले दिन पढ़ा था ना डे 1 को, उसको लास्ट डे तक याद रखना है। 1 साल तक मेंटली प्रिपेयर रहेंगे आप, तब जाकर के आपके अच्छे मार्क्स आएंगे। बात समझ में आ रही है? तो घर वालों के लिए एक, आप लोगों के लिए, घर वालों के लिए, आप लोगों के लिए एक बहुत अच्छा अपॉर्चुनिटी है, इसको मिस ना करिए। हम लोग हेल्प करेंगे, मैं हेल्प करूंगा आपकी, निस्वार्थ हेल्प। निस्वार्थ हेल्प का मतलब मुझे आपसे कुछ नहीं चाहिए, आप बस चुपचाप अपनी पढ़ाई को करते रहें। वो सारे बच्चे जिन बच्चों का बेस कमजोर है, स्टार्टिंग में लापरवाही कर दिया, बेटा टेंशन लेने वाली कोई बात नहीं है, आपने जो कर दिया वो कर दिया, आपने आपसे जो गलतियां हो गई, अब से गलतियां ना हो, ठीक है ना। बार बार गलतियां होती हैं तो उनको गलती नहीं बोला जाता है, वो एक पाप है। बात समझ में आ रही है? वो कभी आप, हमेशा आपके पीछे वो भागता रहेगा वो चीजें, और हमेशा आपको जलील करता रहेगा। माँ बाप चाहते हैं कि मेरा लड़का या लड़की अच्छे तरीके से पढ़ाई करे और एक अच्छा इंसान बने, अच्छी पोस्ट पकड़ ले, ताकि सोसाइटी में उनका नाम हो, ठीक है। तो मैं आपके माँ बाप या सारे माँ बाप की तरफ से आप हाथ जोड़ता हूँ, ठीक है, मैं हाथ जोड़ लेता हूँ। बैठ करके कायदे से पढ़ लीजिए, ठीक है, ये मौका है, ठीक है ना। इसको अवसर के रूप में देखिए। बात समझ में आ रही है? अवसर के रूप में देखिए। कोशिश ये रहे कि जितने, अच्छा बताओ, अगर बोर्ड में 70 या 80 मार्क्स के क्वेश्चन पेपर को सेट किया जाता है तो क्या 80 में 80 लाया नहीं जा सकता है? बिल्कुल लाया जा सकता है। क्यों? क्योंकि वो, ये बताओ, 12th का तो 10th वालों को 12th का तो पेपर दिया नहीं जाता होगा, 10th वालों को 10th वालों का ही तो पेपर मिलता होगा। तो आपको क्वेश्चन पेपर आपके क्लास का मिलता है, तो फिर आपसे होता क्यों नहीं है? और जबकि आपको समय भी 1 साल का दे दिया जाता है। समस्या क्या है? देखो, जब मैंने भी बोर्ड दिया था ना, मुझे भी लगता था 95 बहुत आराम से आ जाएगा। यकीन, मैं लिटरली बता रहा हूं, मुझे लगता था मैं 95 ला दूंगा, बस आ गया है। लेकिन यकीन मानो, जब एग्जाम हॉल में गए ना और पहला पेपर हिंदी का जो हमने दिया, मुझे आइडिया लग गया बोर्ड आसान चीज नहीं है ना। आप अपने स्कूल में एग्जाम देते हैं ना, अब आपको कहां एग्जाम देना है? अपने सेंटर से हट के, मतलब अपने एरिया से हट के।
वो प्रेशर क्रिएट करता है। आपको सब कुछ पता होता है, बहुत अच्छे। मेरे जितने भी स्टूडेंट्स हैं, 3 4 साल हो गए हमको पढ़ाते हुए, मैंने जिन बच्चों से एक्सपेक्ट किया था कि ये बच्चे बड़ी अच्छा करेंगे, क्लास में बहुत अच्छा करते थे, जो टेस्ट होता था उसमें बड़ी अच्छा मार्क्स लेकर के आते थे, प्री बोर्ड में अच्छा लेकर के आए, बोर्ड्स में उनके मार्क्स गिर गए। क्यों गिरे? देखो, एक होता है आप एग्जाम हॉल में पूरा प्रिपेयर करके गए और आपके अंदर एक डर बन जाता है जिसको पैनिकनेस बोला जाता है, ठीक है ना, एंजाइटी। ये सारी चीजें जो है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से अच्छी चीजें नहीं है। आप इन चीजों को हटाइए। आप इतने देखो, इन चैप्टर्स को पढ़ रहे हैं, पता नहीं कितने चैप्टर्स को पढ़ लिए, कितने क्वेश्चन सॉल्व कर लिए, एक आपकी छोटी गलती से सारा का सारा खत्म हो जाएगा गेम। एग्जाम में तुम पैनिक हो गए ना, तुमको कोई बचा नहीं पाएगा वहां पे। आप कितने भी बड़े टीचर से पढ़ लीजिए, और कोई टीचर बड़ा नहीं होता है ना, मेक इट वेरी क्लियर, कोई टीचर बड़ा नहीं होता है। मेरे ही क्लास के बच्चे कुछ 95 लेकर के आते हैं, कुछ 60 पे ऑल आउट हो जाते हैं, मतलब कुछ 60 पे ही खत्म। क्या रीजन है भैया? देखो, मेरे पढ़ाने में ऐसा तो कुछ है नहीं कि वो 95 ला दिया उसने और किसी एक ने 60 ही ला दिया, 60 पे ही अटक गए। यानी कि एक ही क्लास से अलग अलग रिजल्ट आ रहे हैं। इसका मतलब क्वालिटी आपके अंदर है। आप चाहेंगे तो जो कर ले जाएंगे, मेरे चाहने और ना चाहने से कुछ नहीं होगा। मेरा काम है पढ़ाना, मैं चीजों को आसान करके आपको दूंगा, है ना। अब मोटिवेशन की, अब बताओ, मोटिवेशन की कभी कमी पड़ेगी? मोटिवेशन खुद के अंदर है, याद रखिएगा, ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ाते हैं, ये तो क्लास लंबी हो जाएगी, फिर कहोगे कि लंबी लंबी क्लासेस क्यों लेते हैं। याद रखिएगा ये जो, फिर से पॉइंट पे आते हैं कि ये यूपी बोर्ड वालों के लिए ट्रिक है और ये इंग्लिश मीडियम वालों के लिए ट्रिक है। याद रखेंगे इन ट्रिक को। अब अप्लाई करते हैं। बताओ साइन थीटा इज इक्वल टू क्या होता है? तो देखो, लंब बटे कोण, हिंदी वाले और इंग्लिश वाले परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, यानी कि P अपॉन H। PH लिखेंगे तो समझ में आ जाएगा, इतना तो सेंसिबल हो ही। तो ये क्या होगा? लंब बटे कोण। कॉस थीटा बराबर आधार बटे कोण, मतलब PH, BH बेस अपॉन हाइपोटेनस, और टेन थीटा इक्वल टू PB। PB मतलब परपेंडिकुलर अपॉन बेस, लंब बटे आधार। अच्छा ये बताओ, अगर ये इनके उल्टे हैं, मतलब अगर तुमसे किसी ने बोल दिया कि बताइए साइन थीटा इज इक्वल टू 1/2, देन व्हाट इज द वैल्यू ऑफ कॉसेक थीटा? तो तुम जानते हो ना साइन का उल्टा कॉसेक होता है, तो साइन अगर 1/2 है तो कॉसेक क्या होगा बाबू? 2। इफ साइन इज इक्वल टू 3/2 देन वी कैन से कॉसेक इज इक्वल टू 2/3। यानी कि अगर साइन थीटा बराबर परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस है तो कॉसेक थीटा बराबर हाइपोटेनस अपॉन परपेंडिकुलर। यानी कि इधर से स्टार्ट होगा। देखो ये साइन का है ना, तो नीचे से पकड़ेंगे ना तो ये उसका उल्टा हो जाएगा, और उसका उल्टा कॉसेक होता है। ऐसे ही ये कॉस का है ना, तो इसको नीचे से पकड़ेंगे हाइपोटेनस अपॉन बेस करके, यानी कि कोण बटे आधार करके, तो सेक का हो जाएगा। और टेन का पीबी है तो कॉट का क्या हो जाएगा? बीपी, B/2, यानी कि आधार बटे लंब। चलिए इसको लिख लीजिएगा, मतलब भर लेना। 10 कैसे भरना है? 10 किसका, कॉट किसका उल्टा होता है? 10 का। तो 10 क्या है? P/B, तो ये क्या हो जाएगा? B/P। सेक क्या हो जाएगा? कॉस का उल्टा, यानी कि H/B। माँ बाप को इंतजार है आपके रिजल्ट का, ठीक है, और हम टीचर्स को भी इंतजार है आपके रिजल्ट का, चाहे वो ऑफलाइन का लड़का हो चाहे ऑनलाइन का लड़का हो। ध्यान से सुन ले, पहले इनको लिख लीजिएगा, ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, जो भी हो नोट करते हुए चलिएगा। अगर रिजल्ट खराब आया तो उसके जिम्मेदार आप होंगे, ठीक है। चलिए देखिए, ये हो गया, 3 हेडिंग्स हमने पढ़ लिया। पहला, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज क्या क्या होते हैं, कौन कौन होते हैं। दूसरा, रेसिप्रोकल रिलेशन क्या होता है। और तीसरा, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज एंड साइड्स में क्या रिलेशन है वो हमने पढ़ लिया। 3 चीजों को हमने पढ़ लिया है, बहुत अच्छा। आगे बढ़ते हैं। देखिए अगला कॉन्सेप्ट, अब देखो, अब आता है एंगल का कॉन्सेप्ट। अगर मैं चाहूं तो यहां से एक क्वेश्चन आपको दे सकता हूं आपके लिए, लेकिन क्वेश्चंस की प्रैक्टिस मैं कल कराऊंगा। वैसे एक क्वेश्चन दे दे रहा हूं। देखिए अगर मान लीजिए क्वेश्चन पूछेगा तो कैसे पूछेगा, यहां से, यहां आप क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए तैयार हैं। आपके पहले एक्सरसाइज का क्वेश्चन आपसे सॉल्व हो सकता है। इफ साइन थीटा इज इक्वल टू 4/5, देन फाइंड
ऑल ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज। यदि साइन थीटा बराबर 4/5 तो अन्य त्रिकोणमितीय अनुपात ज्ञात कीजिए। देन फाइंड ऑल ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज। सॉल्यूशन कैसे होगा इसका, समझो तो। क्या दिया है, साइन थीटा इज इक्वल टू 4/5, ठीक ना। तो ये बताओ हमने क्या पढ़ा था। सबसे पहले आप तुरंत लिख लेंगे पीएच बीएच पीबी, यानी कि लाल बटे कक्का। तो इसमें साइन है तो साइन आपको बताया गया था पहला वाला होता है, ठीक है ना। तो परपेंडिकुलर अपन हाइपोटेनस, तो तुरंत यहां लिखेंगे पीएच। हिंदी वाले लड़के लिख लेंगे L/K। तो यहां से क्या होगा, परपेंडिकुलर आपको पता है, परपेंडिकुलर कितना है 4, हाइपोटेनस आपको पता है कितना है 5। यहां से आप क्या निकालेंगे और क्यों निकालेंगे, देखिए ऑल ट्रिग्नोमेट्रिक का मतलब अभी हमने क्या क्या निकालना है, साइन पता है, कॉस निकालना है, टेन निकालना है, फिर इनके जो उल्टे हैं वो निकालना है। तो कॉस निकालने के लिए आपको क्या चाहिए, बेस अपॉन हाइपोटेनस चाहिए, है ना। तो इसमें बताओ जरा बेस है, तो बेस नहीं है तो निकालोगे कैसे, यानी कि सबसे पहले मुझे क्या निकालना पड़ेगा, बेस निकालना पड़ेगा। तो बेस कैसे निकलेगा, याद करिए दो साइड्स आपको किसी भी पाइथागोरियन ट्रिपलेट में, यानी कि किसी क्या बोलते हैं समकोण त्रिभुज में अगर दो भुजाएं पता हो तो तीसरी भुजा को हम पाइथागोरस थ्योरम से निकालते थे, पाइथागोरियन थ्योरम से निकालते थे। तो क्या यहां से करेंगे, लिखेंगे बाई, इनको मिटाएं, इनको बस हमने बताया था कि क्यों निकालेंगे, ठीक है, साइन लिखेंगे बाई पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस थ्योरम से क्या होगा बाबू, तुम जानते हो ना, हाइपोटेनस स्क्वायर इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। कर्ण का वर्ग बराबर लंब का वर्ग धन आधार का वर्ग। तो कर्ण कितना है हमारे लिए 5 और परपेंडिकुलर यानी कि लंब कितना है 4। तो हाइपोटेनस के यहाँ पे कितना रखेंगे 5, 5 का स्क्वायर बराबर परपेंडिकुलर 4 का स्क्वायर प्लस बेस छोड़ देंगे। 5 का वर्ग 25, 4 का वर्ग 16 प्लस बेस स्क्वायर 16 इधर आएगा क्या हो जाएगा माइनस। तो यहां से लिख सकते हैं बेस स्क्वायर बराबर 9, क्योंकि 16 में से 25 में 16 जाएगा तो 9। तो बेस स्क्वायर बराबर 3 का वर्ग हो गए, स्क्वायर से स्क्वायर कटा तो बेस बराबर कितना आ गया 3 आ गया। तो हम निकाल सकते हैं यहां से आसानी से सारा का सारा। कैसे निकालेंगे सुनो, समझो, यहां से निकाला जा सकता है। क्या क्या निकालना है, साइन दे दिया था, कॉस निकालना है। कॉस थीटा बराबर पीएच बी एच। बेस कितना है बाबू 3 आया, और हाइपोटेनस कितना है, यहां से देखिए हाइपोटेनस कितना है 5, 5 रख देंगे, ठीक है। 10 बहुत आसान है कि नहीं, अब पढ़े हैं सब। पीएच बी एच पीबी। परपेंडिकुलर कितना है, परपेंडिकुलर है हमारा 4 और बेस अभी अभी निकाल के आ रहे हैं 3। तो अब बाकी जो पूछेगा रिवर्स कर लेंगे। जैसे मान लो यहाँ से कॉट पूछा तो क्या करेंगे, निकालने की थोड़ी जरूरत है, इसी को उल्टा कर देंगे। क्यों, क्योंकि कॉट 10 का उल्टा होता है, पढ़ा चुके हैं पहले। तो 10 कितना आया 4/3, तो कॉट कितना होगा 3/4। सबका यूज होगा आगे, कोई पढ़ा हुआ बेकार नहीं जाएगा, ठीक है ना। निकाल लीजिएगा, मतलब क्वेश्चन कैसे फ्रेम होंगे, ऐसे फ्रेम होंगे। लेकिन एक क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है, मैं बता दे रहा हूं किस तरीके का वो सवाल होगा। देखो फिगर एक दे देगा, बात समझिए, और बोलेगा क्या, नाम दे देगा ए बी सी, ठीक है। यहां सबको पता है 90 डिग्री होता है, बोल देगा त्रिभुज ए बी सी में, त्रिभुज ए बी सी में, समझना क्वेश्चन पूरा नहीं लिख रहा है। नेक्स्ट जो लेक्चर आएगा उसमें क्वेश्चंस की सिर्फ प्रैक्टिस चलेगी। सुनो, एबीसी एक क्या है, त्रिभुज है, समकोण त्रिभुज है, ठीक है ना, राइट एंगल ट्राइंगल है। इसमें क्या है, एंगल बी इज राइट एंगल, एंगल बी जो है वो क्या है समकोण है, यानी कि बी को हम सेट कर देंगे 90 पे, ए और सी को कहीं रख देंगे। अब सुनो करेगा क्या वो आपसे पूछेगा इफ साइन सी इज इक्वल टू 12/13, ठीक है। कहोगे क्यों बार बार साइन ही ले रहे हैं, क्योंकि साइन से जानते हो ना स्टार्टिंग होता है, मतलब मेरी मर्जी भैया, हम किसी को भी ले लें। क्वेश्चंस में 12/13 साइन सी बराबर 12/13। तो एक काम करते हैं, ये क्वेश्चन पूछ लिया उसने। अब आपसे पूछेगा कि बताइए आपको 10a, ठीक है, कॉट सी
एंड सेके। कहोगे ये क्या सवाल है? तो देखिए यही तो क्वेश्चन है। मैंने बोला था ना, एक जगह थीटा यहां भी हो सकता है और कभी कभी थीटा यहां भी हो सकता है। फिलहाल जो क्वेश्चन दिया है ना, बात समझना, जब भी ऐसा क्वेश्चन आएगा सीधे देगा और ए या सी वाले में से एंगल से पूछेगा, मतलब या तो ये पूछेगा या तो ये पूछेगा, बी तो नहीं रख सकता है वो। तो जिसको राइट एंगल पे सेट कर देगा आप रख दीजिए राइट एंगल पे, बाकी जो दो बचे हैं वैसे ही छोड़ देना। अब देखो उसने सी रख के क्वेश्चन को फ्रेम किया है ना, तो सी के अकॉर्डिंग ही हम चलेंगे और पहले वैल्यूज को पुटअप कर लेंगे, उसके बाद ए और सी के हिसाब से जैसे चलना होगा चला जाएगा। पहले सी के हिसाब से चलेंगे, तो साइन सी यानी कि साइन बराबर क्या होता है, ये क्वेश्चन है आपका बताओ तो यहां बता, यहां देखिए साइन सी इज इक्वल टू 12/13 उसने दिया है। तो साइन इक्वल टू क्या पढ़े हैं, पी एच ना, पी एच पढ़े हो। तो परपेंडिकुलर कितना है 12 और हाइपोटेनस कितना है 13, तो क्या निकालना पड़ेगा, बेस चाहिए। तो लिखेंगे बाई पाइथागोरस अंकल को याद कर लेंगे, बाई पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस थ्योरम से क्या होगा, पाइथागोरस प्रमेय से हम क्या करेंगे, बेस निकाल लेंगे। तो हाइपोटेनस स्क्वायर इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर होता है। हाइपोटेनस कितना है 13, 13 का स्क्वायर डायरेक्ट लिख दें 169। पी मतलब 12, 12 का स्क्वायर कितना होता है 144। अगर स्क्वायर निकालना नहीं आता है तो वो भी हम आपको ट्रिक बता देंगे, बी स्क्वायर। बताओ बी स्क्वायर इज इक्वल टू 144 169 में से अगर माइनस होता है तो कितना देगा 25, यस 25। तो b बराबर कितना हो जाएगा 5 हो जाएगा। बेस हमारा कितना है 5। अब सेटअप कर लो, अगर c यहां होगा, मेरी बात ध्यान समझिए, अगर c ये है तो c के सामने यानी कि जो हम कोण हमें मिला है उसके सामने हमेशा क्या होता है, लंब होता है, परपेंडिकुलर होता है। तो परपेंडिकुलर को फिट कर लीजिए यहाँ पे। परपेंडिकुलर कितना दे दिया इसने 12। हाइपोटेनस हमेशा कांस्टेंट रहेगा चाहे एंगल आप कोई ले, ये 13 रहेगा तो रहेगा। और बेस कितना आ गया 5। साइड्स को पहले फिट कर लेना है, बात समझ में आ रही है, पहला काम साइड्स को फिट कर लेना है क्वेश्चन के अकॉर्डिंग। अब देखिए क्या करेंगे, आप समझो करेंगे क्या। हाँ अब मुझे से पूछ क्या रहा है, टेन ए कॉट सी सेके। तो एक काम करते हैं 10a निकालने की कोशिश करते हैं, ठीक है 10a। अच्छा मुझे बताओ 10 बराबर होता क्या है, 10 बराबर पी एच बी एच पी बी परपेंडिकुलर अपॉन बेस, ठीक है। तो 10 देखो पी एच बी एच पी बी याद कर लीजिए, बहुत छोटा सा चीज है। तुम लोगों से मोबाइल नंबर बहुत जल्दी याद होता है, ये क्यों नहीं याद होगा, याद हो जाना चाहिए। इधर देखिए तो 10a, तो 10a यानी कि परपेंडिकुलर अपॉन बेस। ये बताओ एंगल ए हमने बोला ना, यहाँ एंगल ए बोल रहे हैं, तो एंगल ए अगर ये रखते हैं अपना एंगल, तो इसके सामने हमेशा परपेंडिकुलर होगा। तो ये बताइए परपेंडिकुलर कौन होगा, इसके सामने वाला, यानी कि 5 हमारा क्या हो जाएगा परपेंडिकुलर, तो यहाँ रख देंगे 5। और बेस क्या होगा, बेस याद रखिएगा जिस पे एंगल और 90 दोनों टिके होते हैं, तो वो लाइन कौन सी है, ये है। तो हमारा क्या हो जाएगा बेस, बेस कितना हो जाएगा 12। समझ में आया, नहीं समझ में आया, फिर से देखिए मैंने बोला था हमेशा कोण के सामने वाली जो भुजा होती है, एंगल के सामने वाली जो साइड होती है वो क्या होती है, परपेंडिकुलर होती है। अगर ये एंगल होता मेरा तो परपेंडिकुलर कौन होता है 12, और ये एंगल है तो परपेंडिकुलर कौन है 5। याद रखना यहां रहेगा तो परपेंडिकुलर ये, बेस ये, यहां रहेगा तो जो परपेंडिकुलर होता है वो बेस हो जाता है, जो बेस होता है वो परपेंडिकुलर, यानी कि इंटरचेंज हो जाता है, वही चीज है। तो 10a निकल गया सर। फिर आगे क्या निकालना था, सेक ए, सेक ए। तो सेक का मतलब कॉस का उल्टा, कॉस क्या होता है बी एच, तो सेक क्या होगा h बाई बी। हाइपोटेनस कितना है बाबू 13। हाँ लेकिन ए के हिसाब से बेस कितना होगा, एंगल ए के हिसाब से बेस 12 होगा आंसर। ऐसे कॉट से निकाल लेना, ठीक है ना। चले आगे, आगे बढ़ते हैं। अब आप बिंदास होकर के पहले एक्सरसाइज को सॉल्व करिएगा, ठीक है। अब आप बिंदास होकर के पहले एक्सरसाइज को सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। अगर कोई क्वेश्चन नहीं आता है तो आप पूछ सकते हैं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अब देखो तो सबसे इंपॉर्टेंट पड़ाव पे आते हैं, और वो क्या है, मेरा काम है पहले एक्सरसाइज पहले लेक्चर में कॉन्सेप्ट्स को खत्म करना, ठीक है। तो
अब उसमें आगे आता है एंगल्स का कॉन्सेप्ट। तो हेडिंग लगा लीजिए ट्रिग्नोमेट्रिक एंगल्स। ट्रिग्नोमेट्रिक एंगल्स हेडिंग लगा लीजिए, वही होता है रिलेशन ऑफ एंगल एंड ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज। तो वो क्या होगा समझते हैं। देखो हेडिंग है त्रिकोणमितीय कोण, क्या होगा समझो। एक हम टेबल फ्रेम करेंगे आप लोगों के सामने, ठीक है। टेबल कैसे होने वाला है देखिए। तो एक मिनट मेरे भाई। आइए देखिए, यहां रहेगा थीटा। देखो ये टेबल है, बना लेंगे। 60 अंश और 90 अंश। यहां कौन रहेगा बाबू? यहां रहेगा साइन, यहां रहेगा कॉस, थीटा भी साथ साथ, टेन थीटा, कॉट थीटा, सेक थीटा और कॉसेक थीटा। वैल्यू को पुट कर लेते हैं धड़। देखो सबसे पहले काम करते हैं, इनकी ट्रिक होती है ये। मुझे एक बात बताओ, अगर साइन की वैल्यू अगर भर ली जाए तो सारे वैल्यूज अपने आप भरना स्टार्ट हो जाएंगे। देखो तो जैसे साइन 0 की वैल्यू अगर पुट करनी है तो इसके लिए एक ट्रिक होता है, बता दें आपको। अगर मुझे साइन 0 की वैल्यू पुट करनी है ना तो होता है 0/4। 30 की वैल्यू पुट करनी है तो होता है 1/4, 2/4, 3/4। ये एक ट्रिक है याद करने का, 4/4। बात समझिए, अगर 4 से 0 में डिवाइड करते हैं तो अंडर रूट में 0, और अंडर रूट 0 की वैल्यू क्या होती है 0। सबसे पहले साइन को भरने की कोशिश करेंगे। अंडर रूट 1/4 का मतलब 1 किसका स्क्वायर होता है 1 का, और 4 किसका स्क्वायर होता है 2 का। 1/2 बाहर निकलेगा, यानी कि साइन 30 की वैल्यू 1/2 होती है। अगर बात करते हैं कि साइन 45 की वैल्यू कितनी होती है तो इसको थोड़ा सा सॉल्व कर लेते हैं। अंडर रूट 2/4 को इसको डिवाइड करते हैं तो कितना होता है 1/2। अंडर रूट 1/2 से देखो 1 का स्क्वायर होता है तो ये बाहर निकल जाएगा रूट के, लेकिन ये क्या हो जाएगा रूट। तो अंडर रूट 45 की वैल्यू 1/√2। अंडर रूट 60 की वैल्यू होती है, देखिए √3 बाहर नहीं निकलेगा रूट से, तो ये रूट में ही रह जाएगा, और नीचे से 4 2 के भाग में निकल जाएगा, यानी कि होता है √3/2। 4 से 4 एक बार में कटेगा, और अंडर रूट 1 की वैल्यू कितनी होती है 1, इसीलिए साइन 90 की वैल्यू कितनी होती है 1 होती है। एक जनरल फॉर्म है, इसको एक स्पेसिफिक तरीके से नहीं दिखाया गया है, मैंने एक ट्रिक बस लिया है आपको याद कराने के लिए, अगर कहीं बाय द वे एग्जाम में भूलते हो।
ठीक है, तो ये काम कर जाएगा। कॉस की वैल्यू को कैसे पुट करेंगे, पीछे से भरते हुए आएंगे। जैसे जो जो साइन 90 की वैल्यू होती है ना, वही कॉस 0 की वैल्यू होती है, तो पीछे से भरते हुए आएंगे। यहाँ क्या भरेंगे, 1/√3/2, ये कितना होगा 1/√2, ये होगा 1/2, और ये कितना हो जाएगा बाबू 0। देखिए इनको छोड़ देंगे, ये 2 कॉलम एक्स्ट्रा हो गए हैं। फिर देखिए तो 10 की वैल्यू कैसे पुट करेंगे, तो एक फॉर्मूला हमने बताया पढ़ाया था, यहां भी बता दे रहे हैं। tan थीटा इज इक्वल टू होता है sin थीटा अपॉन cos थीटा। याद रखना, जब आप प्रूफ करने जाएंगे ट्रिग्नोमेट्री में ना, तो ये फॉर्मूला सबसे ज्यादा यूज होगा। तो ये फॉर्मूला होता है, तो ये बताइए साइन अपॉन कॉस को अगर डिवाइड करेंगे, साइन कॉस से डिवाइड कर देंगे तो 10 की वैल्यू निकलेगी। तो 1 से अगर 0 में डिवाइड करेंगे तो वैल्यू कितनी आएगी 0। इसमें डिवाइड करेंगे 1/2 से 3/2 में, तो 2 से 2 क्या हो जाएगा, कट जाएगा, यानी कि ऊपर 1 और नीचे √3। ये कितना होगा वो सेम नंबर्स हैं, कट जाएंगे, वैल्यू आएगा 1। नीचे से 2 से 2 कटेगा, √3/1 की वैल्यू कितनी होती है √3, और 0 से किसी भी नंबर में डिवाइड करते हैं तो इनफाइनाइट आता है, क्योंकि 0 का टेबल नहीं होता। आगे बढ़ते हैं, कॉट की वैल्यू अगर पुट करनी है तो इनके रिवर्स सुने हो ना। अगर ये बताओ मुझे साइन, कहां बताएं, यहां बता दें, ये बताइए साइन थीटा की वैल्यू अगर 2/3 हो तो इसका जो उल्टा होता है उसकी वैल्यू कितनी होगी, यानी कि कॉसेक थीटा की वैल्यू कितनी होगी 3/2, पलट देंगे। ऐसे ही कॉट 0 की वैल्यू निकालनी है तो tan 0 का उल्टा कर दीजिए, तो tan 0 की वैल्यू 0 है, तो 0 का उल्टा होता है इनफाइनाइट। क्यों होता है ये भी जान लीजिए, समझो। देखिए क्यों होता है, 0 को 0/1 लिखा जा सकता है, ठीक है। अगर इसका रेसिप्रोकल मैं करूं तो ये कितना होगा 1/0, 0 का रेसिप्रोकल करें तो 1/0, और 1/0 को हम क्या बोलते हैं इनफाइनाइट, इसीलिए 0 का उल्टा क्या होता है इनफाइनाइट होता है। वापस टॉपिक पे आइए, देखिए तो ये कितना हो गया था। अच्छा कॉट 30 की वैल्यू, तो tan 30 का उल्टा कर दीजिए, √3/1 का मतलब √3 ही होता है, 1 का उल्टा 1 ही होता है। कई बोलते हैं ऐसा 1 का उल्टा 0 होता है, तो वो बच्चे बहुत महान है, उनको लेजेंड बोला जाता है। √3 की वैल्यू 1/√3, और इनफाइनाइट, जैसे 0 का उल्टा इनफाइनाइट, तो इनफाइनाइट का उल्टा बाबू 0। सेक, इसको हिंदी में अपरिभाषित बोला जाता है, नॉट डिफाइंड बोला जाता है। सेक की वैल्यू कॉस का उल्टा होता है, तो 1 का उल्टा 1, ठीक है ना, कॉस को टारगेट करो तो सेक मिल जाएगा, और यहां क्या होगा इनफाइनाइट होगा, सबको पता है। कॉसेक चेक करिए, साइन इनफाइनाइट 2/2, 2/√3, और ये कितना हो जाएगा बाबू 1, ठीक है। इस टेबल को फिर से एक बार देख लीजिए बड़ी अच्छे से, क्योंकि टेबल बहुत हेल्प करेगा क्वेश्चंस को सॉल्व करने में, ठीक है। कितना भी पढ़ लो, रिवीजन के लिए एक हिंट जरूरी होता है। देख लीजिए इसको एक बार, और अपने मन से 1-2 बार इसको जरूर बनाया करेंगे, क्योंकि एग्जाम में वैल्यूज भूल जाती है। अब सवाल कैसे आएगा, इसके क्वेश्चंस के बारे में मैं आपसे एक बार बात कर लूं। देखो तो क्वेश्चन कैसे फ्रेम होंगे इसके, वो देख लीजिए। क्या बोलेगा, tan थीटा इज इक्वल टू √1/√3, देन कौन सा क्वेश्चन, इतना बेसिक क्वेश्चन, ये बताओ, ये जब आएगा आपको तभी ना बता पाएंगे, ठीक है। यहां होगा 30 डिग्री, ऑप्शन बी जो होगा वो होगा 60 डिग्री, ऑप्शन सी जो होगा वो होगा 90 डिग्री, और ऑप्शन जो डी होगा वो होगा नन ऑफ दिस। तो बताइए थीटा की वैल्यू क्या होगी, थीटा की वैल्यू फाइंड करनी है इसमें। इफ tan थीटा इज इक्वल टू 1/√3, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ थीटा। तो देखो ऐसे क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करते हैं, अगर इस तरीके से दे दिया ना और बोल दिया थीटा बताइए, मतलब यहां की वैल्यू बतानी है, तो हम लोग लिखेंगे tan थीटा इज इक्वल टू जो दिया है वो, और tan इधर है ना, तो इधर भी tan में चेक करेंगे कितने की वैल्यू होती है। तो याद रखिएगा अभी अभी लिखवाया गया है, tan 30 की वैल्यू होता है, ठीक है ना, देख लो tan 30 की वैल्यू होता है, tan 30 की वैल्यू कितनी होती है 1/√3। तो यहां भी कितना होगा tan 30 लिखा ही जा सकता है,
10 से 10 कट जाएगा, थीटा बराबर कितना डिग्री, 30 डिग्री। इस हिसाब से कौन सा ऑप्शन होगा, ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चंस आप कर सकते हैं एक्सरसाइज से, अगर नहीं आता है तो पूछेंगे, ठीक है ना। चलिए अगला कॉन्सेप्ट है आपका प्रूफ करने वाला, ठीक है। प्रूफ करने वाले जो सवाल हैं उनके लिए आप बड़ी अच्छे से रिवाइज करके आएंगे रेसिप्रोकल रिलेशन, ठीक है। रेसिप्रोकल रिलेशन को अच्छे से समझ लीजिएगा, क्योंकि अब हम क्वेश्चंस आइडेंटिटी पे करेंगे। इनकी जो ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज होती हैं उनको सॉल्व करेंगे। तो कल हम पीवाईक्यूज को डिस्कस करेंगे, ठीक है। और पीवाईक्यूज बड़ी इंपॉर्टेंट पीवाईक्यूज आपको डिस्कस कराए जाएंगे कल के लेक्चर में। तो पीवाईक्यूज डिस्कस किया जाएगा और उसके साथ ही साथ आइडेंटिटीज को भी प्रूफ करने की कोशिश किया जाएगा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को हम सॉल्व कराएंगे, ठीक है, याद रखिएगा कल के लिए। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद। मेहनत करते रहो, पढ़ते लिखते रहो।